केवल आर्थिक शक्तियां ही साम्राज्यवाद के लिए कारण नहीं रही। युद्ध का कारण सिर्फ आर्थिक शक्तियां नहीं हैं, बहुत सारे युद्ध हुए। 1905 में जापान रूस हुआ और तमाम युद्ध हुए जिनमें और सारे कारण थे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, एक तरफा बात है। जिन देशों में साम्राज्यवाद की बात नहीं है वहां भी उन्नति होती है, जैसे स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इन लोगों ने कोई साम्राज्यवाद स्थापित नहीं किया, फिर भी इनके यहाँ आर्थिक उन्नति हुई, क्योंकि मार्क्स कहता है कि साम्राज्यवाद के नाते, इस शोषण के नाते ही आर्थिक उन्नति है। तो वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों का मानना है, मार्क्स का मानना था कि जब पूंजीवादी देश, जहां पूंजीवाद चरम पे है, वो अपने अतिरिक्त पूंजी के विशाल मात्रा को खपाने के लिए दुनिया के देशों में जाते हैं, नई नई फैक्ट्रियां कारखाने लगाते हैं, वहां शोषण करते हैं, वहां के सर्वहारा का कम से कम कीमत पे उनसे उनकी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, उनकी क्षमता कार्यशैली को प्राप्त करते हैं, उनका तरह तरह के शोषण करते हैं, फिर वहां से कच्चा पदार्थ सस्ता लेते हैं और फिर नई मंडियां तलाश करते हैं। तो इन आलोचकों का मानना ऐसा नहीं है, क्योंकि पूंजीवादी देशों में बड़े पैमाने पे पूंजी वहां खपाया जहां जो गरीब और पिछड़े नहीं थे। जैसे अमेरिका में बहुत बड़ी पूंजी खपी यूरोपियन देशों की, तो अमेरिका तो काफी संपन्न रहा, काफी वहां आर्थिक स्थिति ठीक रही। तो उनका मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कनाडा में खपा, ऑस्ट्रेलिया में खपा। तो ये इसके आलोचक कहते हैं ऐसा नहीं है। तो इस तरह से मार्क्स के सिद्धांत की, और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, पूंजीपतियों और उपनिवेशों का कोई संबंध नहीं है, और कुछ लोगों का मानना है कि समृद्धि का कारण उपनिवेशवाद का शोषण नहीं है। इस तरह की बहुत सारी विचारधारा सामने आती है। कुछ लोगों का मानना है कि मार्क्स का कहना है कि पूंजी हमेशा गरीब देशों की तरफ प्रवाहित होती है, पूंजीपति देश अपनी पूंजी को लेकर के वहां जाते हैं और तरह तरह के वहां शोषण करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि पूंजी का जो प्रवाह हुआ यूरोपियन देशों का, वो ज्यादातर संपन्न देशों में हुआ, अमेरिका में हुआ, कनाडा में हुआ। तो ये बहुत सारी इनकी आलोचनाएं भी सिद्धांत की हैं। परंतु लेनिन का मानना है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। अगर पूंजीवाद ना होता तो साम्राज्यवाद भी ना होता। हम दुनिया के स्वरूप को देखें, पूंजीवाद को, आधुनिक पूंजीवाद को, तो वास्तव में अगर यूरोप में इतनी बड़ी पूंजी की क्रांति न हुई होती, औद्योगिक क्रांति न हुई होती, पूंजी बड़े पैमाने पर निर्माण न हुआ होता, तो शायद उपनिवेश का यह स्वरूप दुनिया के सामने नहीं आता। दुनिया के यूरोपियन देशों की, दुनिया में जो अपने व्यापार के लिए भागी और वहां तरह तरह के युद्ध की, आपस में कहीं कोई सफल रहा, कहीं कोई सफल रहा, यह दृश्य हमें देखने को नहीं मिलता। और चैम्बरलेन कहा भी करता था, ब्रिटेन का पूर्व प्रधानमंत्री, कि साम्राज्यवाद का अर्थ है वाणिज्य। भारत तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां अंग्रेज अपने व्यापार के लिए आए और यहां की परिस्थितियों का लाभ उठा के तरह तरह के शोषण किए। अब हम दूसरा सिद्धांत देखें तो है उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत मुख्यतः जे.ए. हॉब्सन का है। जे.ए. हॉब्सन, इनका मानना है कि वास्तव में जो साम्राज्यवाद है ये पूंजीवाद के ही असंतुलन का परिणाम है। यहां ये मार्क्स के विचारों से अपने आप को जोड़ लेते हैं, इनका समानता हो जाती है कि वास्तव में साम्राज्यवाद असंतुलन है पूंजीवाद का। इनका मानना है कि यदि किसी राष्ट्र में उत्पादन की खपत को बढ़ा दिया जाए, अत्यधिक बचत को रोक दिया जाए, तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। उत्पादन की खपत को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि साम्राज्यवाद की जड़ अतिरिक्त उत्पादन है, वो पूंजी है, जिसके लिए एक जरूरी है कि असंतुलन है, खरीदने का असंतुलन है, अधिक बचत होगा, आवश्यकता से अधिक बचत होगी,
तो अगर खरीदने की शक्ति में वृद्धि कर दिया जाए, खरीदने की शक्ति में वृद्धि कर दिया जाए, अधिक से अधिक बचत को कम कर दिया जाए, तो इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। वास्तव में मार्क्स में और इनमें जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि यह किसी राज्य के अंतर्गत ही व्यवस्था को सुलझा लेने के में विश्वास करते हैं। ये इसका अंतर्राष्ट्रीय रूप देना नहीं चाहते हैं जे हॉब्सन साहब। तो इनका मानना है कि ये घरेलू विकल्प में ही विश्वास करते हैं, इस नाते मार्क्स से अलग है। तीसरा सिद्धांत है दानवी सिद्धांत। इस विचारधारा के लोगों का मानना है कि साम्राज्यवाद के पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, बहुत ज्यादा लाभ होता है। जो बड़े हथियार निर्माता व्यवसायी हैं, जो बड़े बैंकर्स हैं, वो अपने मुनाफे के लिए ऐसी परिस्थितियां तैयार करते हैं जिससे युद्ध हो और युद्ध के माध्यम से वो लाभ कमाए। तो वो ऐसे ऐसे तरीके बनाते रहते हैं, ऐसी ऐसी व्यवस्था बनाते हैं, ऐसा ऐसा माहौल बनाते हैं कि युद्ध का माहौल बने। दानवी सिद्धांत के लोगों का मानना है कि वो जो बैंकर्स हैं, जो बड़े हथियार निर्माता कंपनियां हैं, ये ऐसा माहौल बनाती हैं युद्ध हो, इनका सामान बिके, इनका अधिक से अधिक मांग बढ़े, इस नाते ये युद्ध को प्रोत्साहन देते हैं। वास्तव में इस सिद्धांत के आलोचक कहते हैं कि नहीं, पहले तो सरकारें, राजनीतिक व्यवस्था आगे आते हैं, बाद में वो बैंकर्स और इस तरह की कंपनियों के लोगों पर दबाव डालते हैं, अपने रास्ते पे लाने का प्रयास करते हैं। इस नाते यह सिद्धांत गलत है। अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि साम्राज्यवाद एक प्राचीन काल से रहा है और आज भी उसका स्वरूप विद्यमान है, बल्कि और आज खतरनाक रूप में विद्यमान है। आज सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के नाम पर, सांस्कृतिक सहयोग के नाम पर अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं साम्राज्यवादी शक्तियां। डॉलर साम्राज्यवाद, पहले कुछ दुनिया के चुनिंदा देश यह काम किया करते थे, आज उन देशों में से कुछ नाम हटे हैं। अमेरिका, रसा, ब्रिटेन, फ्रांस, बहुत सारे देश, लेकिन कुछ देश उसमें कमजोर पड़े तो दूसरे देश उसमें आके कूद पड़े हैं। आज रसा कुछ कमजोर पड़ा तो अमेरिका, और एक नई महाशक्ति के रूप में चीन ने अपने पूंजी के बल पे, आप देखें तो पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रांत, बहुत बड़े क्षेत्र पे अपना अधिकार जमाया है, अपना सैनिक वगैरह, कॉरिडोर वगैरह क्या क्या बना रहा है। उसे श्रीलंका में अपनी सेना स्थापित कर रहा है, एक उसका जगह लेकर के, और दुनिया के तमाम देशों में, खासकर अफ्रीकन देशों में, पिछड़े देशों में अपने आर्थिक साम्राज्यवाद को स्थापित कर रहा है। और ये आर्थिक साम्राज्यवाद नए नए शोषण की व्यवस्था को स्थापित करेगा। इसके माध्यम से वो राजनीतिक और सैनिक साम्राज्यवाद के भी अपने मंसूबे को पूरा करेंगे। तो आज साम्राज्यवाद अपने नए रूप में है, लेकिन और भयानक रूप लेके हमारे सामने आ रहा है। इसी के साथ जय हिंद।